नेशन 360 में आज आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जिसकी नींव 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डाली थी। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। अटल सरकार में 1998 में NHDP यानी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत देश में सड़कों का जाल बनाया जाना सुनिश्चित हुआ था। उसके बाद आगे की सरकार में कुछ ज्यादा काम नहीं हो पाया, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद अटल जी के विजन को आगे बढ़ाया गया। जी हां, NHDP का विस्तार करके उसे भारतमाला परियोजना बना दिया गया, जिसके तहत देश के 550 जिले और 10 से ज्यादा राज्यों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। भारतमाला की शुरुआत 2017 से की गई। 4 साल के अंदर काफी लक्ष्य हासिल किया गया। सबसे खास बात यह रही कि इस परियोजना में सबसे अहम हिस्सा दिल्ली मुंबई हाईवे है, जो एकदम नया रूट है। खास बात यह भी है कि नया रूट कई पिछड़े इलाकों से होकर गुजरता है, जिससे उन इलाकों का भी विकास होगा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसी रूट के राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में पड़ने वाले हिस्से का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज किया है। और दिल्ली मुंबई हाईवे का एक रूट हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होकर जाता है, जिसमें वक्त ज्यादा लगता था। लेकिन अब मुंबई की दिल्ली से कनेक्टिविटी भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए बने दूसरे रूट से भी हो गई है। हालांकि कुछ हिस्सों में काम चल रहा है, कई हिस्से पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर जो पहले करीब 24 घंटे का हुआ करता था, वो महज अब 13 घंटे का हो जाएगा, यानी करीब 11 घंटे की बचत होगी। खास बात यह है कि एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति रफ्तार से स्पीड से वाहन फर्राटा भर पाएंगे। अगर हाईवे की खासियत के बारे में हम बात करें तो हाईटेक तकनीकी से इसे बनाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 12 लेन का बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई करीब 1250 किलोमीटर की होगी, जबकि 87,453 करोड़ इस परियोजना पर आने वाली वो लागत है और इसके लिए करीब 20,589 करोड़ भूमि अधिग्रहण की गई, यानी इतने रुपए दिए गए भूमि को अधिग्रहण करने के। जाहिर है जिन राज्यों से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। खास तौर पर हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, ये वो राज्य हैं जहां से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। हरियाणा में करीब 80 किलोमीटर का दायरा होगा, राजस्थान में करीब 380 किलोमीटर का दायरा होगा, मध्य प्रदेश में यही दायरा करीब 120 किलोमीटर का होगा, तो गुजरात में 300 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 370 किलोमीटर का यह हिस्सा आता है, जिसको विकसित किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कितना हाईटेक है और किस तरह की सुविधाएं हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता राहुल डवास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहुंचकर वहां का जायजा लिया है। हाईवे पर आपका स्वागत है। इसके जरिए ना सिर्फ दूरियां कम होगी बल्कि रोजगार के साधन भी बनेंगे, वो साधन जिसके जरिए बहुत लोगों को काम मिलेगा। अगर सिर्फ निर्माण की बात करें, 2019 और 2023 के बीच में 50 लाख मानव घंटे का यहाँ रोजगार मिला है। अगर स्टील के लिहाज से देखें तो जितना हावड़ा ब्रिज 50 बनने में स्टील लगा था, 12 करोड़ टन उतना स्टील यहाँ पे लगाया गया है और 18 करोड़ टन सीमेंट का भी प्रयोग किया गया है। देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, 95,000 करोड़ इसकी कुल बजट है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो फ़िलहाल रोज़गार के लिहाज से मिल रहा है, क्योंकि महामारी के चक्कर में वैसे भी रोज़गार के अवसर कम हो गए थे और ऐसे में एक बड़ी रोड के ज़रिए जो मज़दूर हैं उन्हें रोज़गार मिल जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सर बेगूसराय का। बेगूसराय से आए हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 1 साल हो गया। तो भारतमाला प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो हरियाणा, राजस्थान से आगे मध्य प्रदेश होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश का करीब 245 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिस पर करीब 11,000 करोड़ का खर्च आया है। जी हां, आपको वो भी दिखाएंगे 13 घंटे में किस तरीके से दिल्ली से मुंबई की दूरी तय होगी। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मैं जब बात कहता हूं तो लोगों को लगता है कि यह सपना है, क्योंकि विश्वास रखना कठिन है, पर मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं वो एक एक बात होकर रहेगी और निश्चित रूप से होगी और उसमें देश की तस्वीर निश्चित रूप से बदलेगी। 4 साल पहले जो सपना देखा था और जिस सपने के हूबहू पूरा होने का जो दावा किया था, वो अब हकीकत बनते जा रहा है।
हालांकि वो सपना किश्तों में पूरा हो रहा है। पहले फेज के 245 किलोमीटर का हिस्सा तैयार हो गया है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात को आपस में जोड़ता है। हाईवे राजस्थान के रामगंज मंडी से मध्य प्रदेश में एंट्री, फिर मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरते हुए गुजरात में प्रवेश करता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर आपका स्वागत है। इसके जरिए ना सिर्फ दूरियां कम होगी बल्कि रोजगार के साधन भी बनेंगे। वो साधन जिसके जरिए बहुत लोगों को काम मिलेगा। अगर सिर्फ निर्माण की बात करें, 2019 और 2023 के बीच में 50 लाख मानव घंटे का यहाँ रोजगार मिला है। अगर स्टील के लिहाज से देखें तो जितना हावड़ा ब्रिज 50 बनने में स्टील लगा था, 12 करोड़ टन, उतना स्टील यहाँ पे लगाया गया है और 18 करोड़ टन सीमेंट का भी प्रयोग किया गया है। दरअसल ये हिस्सा भारतमाला प्रोजेक्ट के फेज 1 में शामिल है, जो दिल्ली मुंबई रूट के अंतर्गत आता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है, जिसके पूरा होने के बाद दिल्ली मुंबई की दूरी 11 घंटे कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि जहां-जहां से हाईवे गुजर रहा है वो कई राज्यों के पिछड़े इलाके हैं। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एहरी एक्सप्रेस हाईवे है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। भारतमाला प्रोजेक्ट मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे 2017 में शुरू किया गया था। आने वाले वक्त में ये देश में रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। जितना स्टील भारत पूरे एक साल में बनाता है, जितना सीमेंट भारत पूरे एक साल में बनाता है, उसके उत्पादन का 2% सिर्फ एक हाईवे के निर्माण में खर्च किया जा रहा है। 50 लाख मानव घंटे रोजगार सिर्फ निर्माण में पैदा हो रहा है और उसके बाद भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो एक हाईवे किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है, कैसे देश की राजधानी को आर्थिक राजधानी से जोड़ सकता है और कैसे महामारी के बाद रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है, ये साफ तौर पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के जरिए नजर आ रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ गुजरात की मदद ली गई है, जिसमें कई सारे फैक्टर को ध्यान में रखा गया है, जिसके अंतर्गत पोर्ट, बॉर्डर, पिछड़े इलाके, शहरों की कनेक्टिविटी, साथ ही खर्च कैसे कम रखा जाए। भारतमाला प्रोजेक्ट पूरा होने से बर्फीले इलाकों से लेकर तटीय इलाकों तक आपस में जुड़ेंगे और इसमें बॉर्डर के इलाके में कनेक्ट हो जाएंगे। यानी ये प्रोजेक्ट सामरिक तौर पर काफी अहम है। इतना ही नहीं, 19 हाईवे ऐसे तैयार किए जा रहे हैं जहां फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग की जा सके। तो भारतमाला प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, इसे 2 फेज में पूरा किया जा रहा है। हालांकि दोनों फेज का काम साथ साथ चल रहा है, लेकिन पहले फेज का काम बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 1 में 34,800 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। फेज 1 में 550 जिले से होकर हाईवे गुजरेगा, जिस पर करीब 5,35,000 करोड़ खर्च आने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी प्रोजेक्ट में 1,250 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी शामिल है। जी हां, भारतमाला प्रोजेक्ट मैदानी इलाकों से बॉर्डर तक और फिर तटीय इलाकों तक जाता है। खास बात यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों तक बनने वाले हाईवे भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। पहले फेज में 5,000 किलोमीटर का नेशनल कॉरिडोर होगा, 9,000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, 6,000 किलोमीटर का फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर होगा, 2,000 किलोमीटर बॉर्डर रोड होगा और 2,000 किलोमीटर तटवर्ती बंदरगाह होगा। सड़क संपर्क जो होगा वो 800 किलोमीटर का होगा। हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे, इसके अलावा 10,000 किलोमीटर का अधूरा सड़क निर्माण पूरा किया जाना है। यानी इस तरीके से इसकी पूरी प्रक्रिया रहेगी। अब आप समझिए, इसी प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अर्थशास्त्री शरद कोहली जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत शरद जी आपका न्यूज नेशन पर। मेरा सवाल यह है सर कि पहले फेज में दिल्ली मुंबई का नया रूट भी शामिल है और इस रूट से दिल्ली मुंबई में करीब 11 घंटे की जो दूरी है वो कम हो जाती है। इसके लिहाज से अगर मैं बात करूं तो क्या हम कह सकते हैं कि इसको हम सड़क क्रांति के तौर पर देख सकते हैं सर? जी हाँ, देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है
और मुंबई कमर्शियल राजधानी है। दिल्ली और मुंबई के बीच में होने वाला व्यापार न केवल दिल्ली और मुंबई को केटर करता है, बल्कि बहुत सारे इर्द गिर्द के इलाकों को और बहुत सारे राज्यों को केटर करता है। 11-12 घंटे अगर उस सफर में बचते हैं, भले ही वो माल की आवाजाही हो या पैसेंजर की आवाजाही हो, मैं समझता हूं पूरे के पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक क्रांति ला देगा। हम अगर इतिहास उठा के देखें तो जहां जहां भी एक्सप्रेसवे, हाईवेज बने हैं, जितना भी नया विकास होता है उसके इर्द गिर्द ही होता है। भले ही वो हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्रियल पार्क्स हो, टेक्नोलॉजी पार्क्स हो, कुछ भी हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, सब एक्सप्रेसवेज के पास आते हैं। तो मुझे लग रहा है दिल्ली मुंबई के बीच में इस कॉरिडोर के बनने से जो 1400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, एक तो वो दूरी वैसे ही कम हो जाएगी क्योंकि ये जो पूरा कॉरिडोर होगा ये कुछ बीच में डाइवर्जन्स को हटा के बनेगा। दूसरा, ये समय सबसे बड़ी बात कम करेगा, जिससे ऊर्जा बचेगी, एनर्जी बचती है, समय बचेगा। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन अब आपको ये दिखाते हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए बनने वाले हाईवे किन राज्यों से होकर गुजरेंगे, ये बहुत जरूरी है। वो राज्य होंगे महाराष्ट्र, वो राज्य होगा गुजरात, वो राज्य होगा मध्य प्रदेश, वो राज्य राजस्थान भी होगा, हरियाणा भी होगा, पंजाब भी होगा, जम्मू कश्मीर भी होगा, हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल किया जाएगा, उत्तराखंड भी होगा, उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया जाएगा, बिहार भी होगा और पश्चिम बंगाल को भी शामिल होना है, सिक्किम भी होगा, असम भी होगा, अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल किया जाएगा, मणिपुर और मिजोरम भी इसका हिस्सा होंगे, भारत म्यांमार सीमा में भी इसका एक हिस्सा होगा। यानी उत्तर से पूर्वोत्तर तक, दक्षिण से पश्चिम तक सब जगह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है। और खास बात यह है कि इन एक्सप्रेसवे को इस तरह बनाया जा रहा है जिससे फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई जा सके। और इस बारे में राहुल नवाज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत सरकार की कोशिश है कि हर दिन कम से कम 50 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे बनाया जाए। इसी के तहत ही भारतमाला और सागरमाला परियोजना के तहत काम हो रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के जरिए 1380 किलोमीटर की दूरी के साथ दिल्ली और मुंबई यानी देश के दो बड़े शहर तो जुड़ ही जाएंगे, लेकिन साथ में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने की कोशिश है। यहाँ बीच में स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, लॉजिस्टिक्स सेंटर होंगे, ड्राई पोर्ट व्यवस्था होगी और मुंबई की साइड की अगर बात करें तो मुंबई पोर्ट को भी इस हाईवे के जरिए जोड़ा जाएगा, जिससे जो भी पोर्ट पे जहाज आएंगे वो तेजी से अपना सारा सामान दिल्ली और देश के अलग अलग बड़े शहरों तक पहुंचा सकते हैं। इसी लिहाज से अगर दिल्ली की बात करें तो नोएडा दिल्ली डायरेक्ट हाईवे यानी डीएनडी से इस हाईवे एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ा जाएगा। तमाम बातचीत के लिए अर्थशास्त्री शरद कोहली जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, सवाल मेरा आपसे बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट में बॉर्डर और पोर्ट भी कवर होंगे। 550 जिले ऐसे हैं जिनको कवर किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट, आखिर मैं रोजगार की बात करूं क्योंकि सर ये कहा जाता है कि रोजगार में बहुत ज्यादा इसका सहयोग होगा, कैसे ये रोजगार में सहयोग देगा? देखिए, अगर हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है और 24,800 किलोमीटर का ये कुल मिला के प्रोजेक्ट है। अगर हम NHDP के जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके जो पहले किया जा रहा था उसके भी 10,000 मिला दे तो करीब करीब 34,800 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। 5,35,000 करोड़ रुपए का सरकार ने इसके लिए निवेश का आवंटन किया है और 2022 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, पर मैं समझता हूं ये भारत के कोस्टल एरियाज को, भारत के ऐसे हिस्सों को जहां पर अभी विकास नहीं पहुंचा है, किसी भी देश का विकास वहां नहीं हो पाता जो जगह अलग थलग होती है। जैसे ही वहां सड़क पहुंचती है, हाईवे पहुंचता है, एक्सप्रेसवे पहुंचता है, उस जगह का विकास शुरू हो जाता है। और जितने भी इस भारतमाला प्रोजेक्ट के साथ और जुड़ते हुए एक्सप्रेसवे हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। हम अगर इतिहास देखें तो हम देखेंगे जहां जहां भी ऐसी बड़ी सड़कें बनी है वहां वहां विकास बहुत तेज रफ्तार से हुआ है, तेजी से हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, जहां जहां इस तरीके का निर्माण हुआ है वहां विकास बहुत तेजी से हुआ है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट की हमने बात की और अब बात करते हैं रक्षा मंत्रालय को मिली नई सौगात की। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत आज रक्षा मंत्रालय को 2 नई इमारतें मिली हैं। इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS विपिन रावत भी मौजूद रहे। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय की इन दोनों बिल्डिंग में अब तीनों सेनाओं के कर्मचारी समेत रक्षा
मंत्रालय के कर्मचारी भी काम कर सकेंगे। ये भवन आधुनिक होने के साथ साथ सुरक्षित भी हैं। यहाँ एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है, जो दोनों भवनों की सुरक्षा की निगरानी करेगा। ये खासियत है, ये दोनों बिल्डिंग दो अलग अलग जगहों पर बनाई गई हैं। पहली बिल्डिंग सेंट्रल दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी है, जबकि दूसरी बिल्डिंग चाणक्यपुरी में अफ्रीकी एवेन्यू में बनी हुई है। ये दोनों नए ऑफिस काफी हाईटेक है। इनमें रूफटॉप सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो वेस्ट कैंपस, ऑक्यूपेंसी सेंसर और एडवांस पार्किंग जैसी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे इन दोनों ये बिल्डिंग है इनको लैस किया गया है। रक्षा मंत्रालय की इन दोनों बिल्डिंग का निर्माण 2 साल पहले ही पूरा हो गया, जो तकनीक का इस्तेमाल करने के चलते एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ये 2 दफ्तर हैं 11 एकड़ में फैले हैं, जबकि पहले सेंट्रल विस्टा इलाके में रक्षा मंत्रालय के दफ्तर 62 एकड़ में थे। इन इमारतों को बनाने में कुल 775 करोड़ रुपए का खर्च आया है, यानी 775 लागत लगी है करोड़ की। इसमें 7000 कर्मचारी एक साथ बैठकर काम कर सकते हैं, ये इसकी बड़ी खूबी है। यहां रक्षा मंत्रालय के 27 अलग अलग ऑफिसों को एक जगह पर लाया जाएगा। खास बात यह भी है कि अफ्रीका एवेन्यू में जो बिल्डिंग बनी है वो 7 मंजिला है, जबकि कस्तूरबा गांधी मार्ग कॉम्प्लेक्स में जो बिल्डिंग बनी है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया, वो 8 मंजिला इमारत बनी गई है। रक्षा मंत्रालय के ऑफिस अब तक लुटियन जोन में अलग अलग हिस्सों में थे, जिन्हें अब एक ही छत के नीचे लाया गया है और इससे कर्मचारियों का भी समय बचेगा, कामकाज में भी तेजी आ जाएगी। क्या खास है इन दफ्तरों में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी तरह समझाते हैं। और इस तरह मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत 2 इमारतें बनकर तैयार हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े 2 दफ्तरों का उद्घाटन किया। एक दफ्तर कस्तूरबा गांधी मार्ग सेंट्रल दिल्ली और दूसरा दफ्तर अफ्रीका एवेन्यू चाणक्यपुरी में है। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस चीफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे भी थे। सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे। वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। सेंट्रल विस्टा के तहत रक्षा मंत्रालय के दोनों दफ्तरों को महज 12 महीने में तैयार कर लिया गया, जबकि लक्ष्य 24 महीने था। रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तर में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के करीब 7000 अधिकारियों का बैठने का इंतजाम है। खास बात यह है कि नई बिल्डिंग को हाईटेक तकनीक से बनाया गया है, जिसमें लाइट ग्रेज स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया। कि जब नीति और नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो, तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। मुझे विश्वास है देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण भी, जैसे हरदीप जी अभी बड़े विश्वास के साथ बता रहे थे, तय समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा। इससे पहले रक्षा मंत्रालय से जुड़े मौजूदा दफ्तर सेंट्रल विस्टा इलाके में ही 62 एकड़ में फैले थे, जिनकी हालत बेहद जर्जर थी। अब इनकी जगह 11 एकड़ में नए दफ्तर तैयार किए गए हैं। जहां पुराने दफ्तर थे, वहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैयार एक अस्थायी जगह थी, जिसे अंग्रेज अस्तबल के रूप में इस्तेमाल करते थे। वहीं अस्थायी तौर पर सालों से रक्षा मंत्रालय के दफ्तर चल रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल तक की रैंक के अधिकारी भी वहां बैठने को मजबूर थे। तो रक्षा मंत्रालय की नई इमारतों के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। सेंट्रल विस्टा के तहत राजधानी दिल्ली में लुटियंस जोन का कायाकल्प किया जाना है। इस प्रोजेक्ट में राजपथ के आसपास के 3 किलोमीटर के हिस्से का मेकओवर किया जाएगा, जिसमें 86 एकड़ में फैले इलाके का
रीडेवलपमेंट भी होगा, जबकि 44 इमारतों का मेकओवर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कई नए भवनों का निर्माण भी किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए के करीब आएगी और ये प्रोजेक्ट 2024 में पूरा होना है। खास बात यह है कि राजपथ को पर्यटन के तौर पर विकसित करने का भी प्लान इस प्रोजेक्ट के जरिए रखा गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है नए संसद भवन का निर्माण, जिसका काम जल्द शुरू होने वाला है। संसद की ये नई इमारत पहले के मुकाबले काफी बड़ी होगी। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा। इसमें 888 लोकसभा सांसदों के बैठने की जगह होगी, जबकि 384 राज्यसभा सांसद इसमें एक साथ बैठ सकेंगे। संसद की नई इमारत एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी होगा इसमें, जिसमें संविधान की मूल कॉपी रखी जाएगी। साथ ही इसमें एडवांस डिजिटल इंटरफेस की व्यवस्था होगी। खास बात यह है कि संसद भवन अभी गोलाकार है, जबकि नया संसद भवन जिसका आकार होगा वो तिकोना होगा। मौजूदा संसद भवन की बात करें, 1927 में इसको बनाया गया था, तब इससे बनने में 6 साल लगे थे। नए संसद भवन साल 2024 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में भले ही नए भवनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन विरासत को भी संजो के रखा जा रहा है। अब बात पाकिस्तान की नापाक साजिश की करेंगे। जी हां, हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस बार नए टेरर रूट का इस्तेमाल किया है और यह खुलासा गिरफ्तार 6 आतंकियों से पूछताछ में हुआ है। यह पता चला है कि इस बार आईएसआई ने मस्कट और दुबई के जरिए आतंक फैलाने की साजिश रची थी। आतंकी ओसामा ने 22 अप्रैल 2021 को लखनऊ से फ्लाइट पकड़ी और ओसामा ने राजधानी मस्कट के लिए यहां से अपना रास्ता चुना, यानी कि वो राजधानी मस्कट चला गया। वहां से उसे जीशान मिला, जो आतंकी गुट में शामिल हो गए थे। आतंक का ये नया रूट मैं आपको समझाती हूं, इसको जरा समझिए। ओसामा पहले इंडिया से दुबई गया, फिर वहां से मस्कट गया। यहां आतंकियों से मिलने के बाद वो ग्वादर पहुंचा, फिर पाकिस्तान के थट्टा में उसने आतंकी ट्रेनिंग ली और फिर वो वहां से दुबई गया और फिर दुबई से वो वापस लौटा। ये उसका रूट रहा, यानी इस तरीके से इस नए रूट को आतंकियों ने इजाद किया है। हिंदुस्तान में पकड़े गए टेरर मॉड्यूल का दुबई कनेक्शन का भी पर्दाफाश हुआ है। ये बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आतंकी ओसामा का पिता उससे दूर इसका मास्टरमाइंड है। उसे दुबई से भारत लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। यह भी पूरी तरीके से प्लान किया जा रहा है कि उसे कैसे भारत लाया जाएगा। पहले रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान परस्त टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क खंगाल रही हैं। मामले की कड़ियां जोड़ने और साजिश की परतें खोलने में जुटे अधिकारी अब तक हुए खुलासे से हैरान हैं। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में आतंक का दुबई कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। अब तक गिरफ्तार आतंकियों ने 3 बड़े खुलासे किए हैं। पहला खुलासा, आतंकी ओसामा का पिता है आईएसआई का पिट्ठू। दूसरा खुलासा, ओसामा का चाचा बनाता था दहशतगर्द। तीसरा खुलासा, आईएसआई के इशारे पर तैयार किया गया था नेटवर्क। हिंदुस्तान में टेरर नेटवर्क खड़ा करने और त्योहारों पर देश को दहलाने की सबसे बड़ी साजिश के पीछे 4 नापाक चेहरे बताए जा रहे हैं। 6 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की कड़ी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े कर्नल गाजी का नाम सामने आया है। उसे आईएसआई का हैंडलर बताया जा रहा है। गिरफ्तार आतंकियों के मुताबिक वो अपने 2 जूनियरों, जिनकी पहचान अब जब्बार और हमजा के रूप में हुई है, उनके जरिए एक भारतीय मोहम्मद उसैदुर रहमान को साजिश को अंजाम देने के निर्देश दे रहा था। मोहम्मद उसैदुर रहमान गिरफ्तार आतंकी ओसामा का पिता है। उसे ही साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो विदेश में बैठकर पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर हिंदुस्तान को दहलाने का नापाक मंसूबा पाले हुए था। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि कर्नल गाजी के निर्देश पर ही रहमान ने अपने बेटे ओसामा को आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा, जबकि उसने अपने भाई उमैदुर को आतंकी खेमे में भर्तियों की जिम्मेदारी दे रखी थी। अपने भाई के निर्देश पर ही उमैदुर ने प्रयागराज के जीशान को कट्टरता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते आतंकी समूह में शामिल करने में सफलता पाई। यानी हिंदुस्तान में खून खराबे के लिए उसैदुर ने आईएसआई के इशारे पर अपने बेटे और भाई को भी आतंक की आग में झोंक दिया। बताया जा रहा है कि आतंकी ओसामा का पिता उसैदुर रहमान
दुबई में मदरसा चलाता है। सूत्रों के मुताबिक वो सीधे आईएसआई और उसके हैंडलर्स के संपर्क में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दुबई में बैठे उसैदुर ने टेरर ऑपरेशन का खर्च उठाया। उसके खाते से 3 लाख रुपए भारत में एक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। एजेंसियों को आतंकी नेटवर्क से जुड़े चैट में भी आतंक के दुबई कनेक्शन का सुराग मिला। उससे जुड़े सबूत खंगालने और मामले की कड़ियां जोड़ने के बाद उसैदुर पर शिकंजा कसने की मुकम्मल तैयारी की जा रही है। उसे भारतीय एजेंसियां दबोचकर हिंदुस्तान लाने की कोशिशों में जुट गई हैं। यानी दुबई में बैठे पाकिस्तान का पिट्ठू उसैदुर अब ज्यादा दिन तक नहीं बचने वाला। टीम न्यूज़ नेशन। तो न्यूज 360 में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।